मैं हूँ मैत्री और आप सुन रहे हैं विस्पर्स विद मैत्री, जहाँ हम सुनते हैं वो कहानियां जो आपको नींद में भी सोने नहीं देंगी। आज की जो कहानी है ना, वो एकदम रियल इंसिडेंट है, बिलीव मी। मेरे एक इंस्टाग्राम फॉलोअर संजय की जुबानी। संजय इस डरावनी हकीकत का आई विटनेस है और ये उसकी लाइफ का सबसे डरावना पल था। ये सब हुआ था ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले के एक छोटे से गांव में, जहां बचपन से ही चुड़ैलों की कहानियां सुनी है। ट्रस्ट मी, ये कहानी आपको सोने नहीं देगी। अब उसी के पर्सपेक्टिव से सुनिए। एक बात है ना, यादें सच में सुखद होती हैं। ऑनेस्टली मुझे तो डाउट ही है इस बात पर, क्योंकि आज भी वो पल याद आते ही मेरी रगों में खून नहीं, आईसी दौड़ता है यार। कॉलेज की छुट्टियां होते ही बैग पैक करके निकल जाना हमारी आदत बन चुकी थी। हम यानी मैं, संजय, अवंतिका, आशीष और प्रशांत, हम सब क्लासमेट थे। अवंतिका से मेरी पहचान बचपन से थी। क्लास 5 में नए स्कूल में ही उससे पहली बार मिला था। फिर हायर सेकेंडरी तक साथ पढ़ाई, और तो और एक ही कॉलेज में हम दोनों फिजिक्स ऑनर्स के साथ बीएससी फाइनल ईयर में थे। आशीष और प्रशांत से दोस्ती कॉलेज में हुई और अवंतिका और आशीष का प्रेम संबंध बन गया था। उस दिन कॉलेज की कैंटीन में हम चारों कॉफी और चिकन सैंडविच खा रहे थे। अचानक अशांत बोला, अरे यार, सामने ही कॉलेज की छुट्टियां है, इस बार कहाँ चले? अवंतिका ने कहा, सही कहा, ज्यादा टाइम नहीं है, अब तो कुछ प्लान करना पड़ेगा। अच्छा, पिछली बार तो पहाड़ों पर गए थे, इस बार जंगल की तरफ चले तो कैसा रहेगा? मेरी बात पर प्रशांत और अवंतिका ने हामी भर दी, लेकिन आशीष हिचकिचाते हुए बोला, यार, काफी टाइम से तुम लोगों से एक बात कहना चाह रहा हूँ, पर हिम्मत ही नहीं हो रही। ये सुनकर हम तीनों एकदम फट पड़े हंसी से। अवंतिका ने हंसते हुए कहा, ओह, मैं तो कुछ और ही समझ बैठी। नहीं यार, ऐसा नहीं है, असल में बात, आशीष ने मुंह बनाकर कहा। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, अबे बोलना, क्या बोलेगा? क्या तुझे कोई और जगह पसंद है? आशीष ने धीमी आवाज में कहा, सुंदरगढ़ में ब्राह्मणी नदी के पास एक घर है। सुना है कि उस घर में रात में तरह तरह की अजीबोगरीब घटनाएं होती हैं। बचपन से ही मुझे भूत देखने का बड़ा शौक है, तुम लोग तो जानते हो, इसलिए कह रहा था। प्रशांत तपाक से बोला, यार, मैं तो कुछ और ही सोच रहा था। अबे यार, ये सब बकवास। आजकल के इस मॉडर्न जमाने में तू इन भूत प्रेतों पर विश्वास करता है? आशीष ने जोर देकर कहा, देख भाई, जिस चीज के बारे में नहीं जानता उस पर कमेंट मत कर। हालांकि मैंने खुद अपनी आंखों से कभी भूत नहीं देखा, पर वे हैं, इस बात पर मैं पूरे दिल से विश्वास करता हूँ। मैंने बीच बचाव किया। अरे तुम लोग शांत रहोगे? तुम दोनों जहां भी जाते हो किसी ना किसी बात पर बहस करने लगते हो। अच्छा ठीक है, इस बार छुट्टियां हम उसी सुंदरगढ़ में बिताएंगे। मैं कभी वहां गया नहीं हूँ, लेकिन सुना है व्यू बहुत मस्त होता है वहां का। और हाँ, ब्रह्मणी नदी के किनारे से लगता है जैसे झारखंड की तरफ भी कुछ कुछ दिखता है। अब उस पर अगर भूत बाबा से मुलाकात हो जाए तो भाई, आइसिंग ऑन द केक, राइट? मेरी बात पर अवंतिका तो फौरन मान गई। प्रशांत थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन फिर कुछ बोला नहीं। ठीक है, जाना तो है ही, उसने कहा। वहां कोई होटल या गेस्ट हाउस मिलेगा क्या? थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रिश्ता है, आशीष बोला। मतलब मेरे मामा के साले टाइप के हैं। ओह, तो बढ़िया, मैंने कहा। मतलब होटल का खर्चा भी कट गया। तो फिर अगला संडे ठीक रहेगा ना? निकले उस दिन? आशीष ने हामी भरी और हम सब ने प्लान को लॉक कर दिया। अगले दिन कॉलेज में आशीष बोला, सुनो, मैं बात कर चुका हूँ, मामा मामी हमारे स्टे का पूरा इंतजाम कर देंगे। हमारी ट्रिप सुनकर वो तो एक्साइटेड हो गए हैं, हम भी खुश हो गए। अब घूमने का नाम सुनते ही किसका मूड फ्रेश नहीं हो जाता है ना? जाने वाले दिन मैं और अवंतिका ब्रेकफास्ट करके बैग पैक करके सुबह शार्प 8 बजे निकल पड़े। पास पास 4 सीटें मिल गईं। ट्रेन बिल्कुल टाइम पर चल पड़ी। थोड़ी देर तक हम सब ने आपस में बातें की। फिर प्रशांत अपने इंग्लिश मैगजीन में खो गया। उसकी ये एक आदत है, जहां भी जाता है उसके बैग में 2-3 मैगजीन तो रहती ही है। अवंतिका भी अपने फोन में पूरी तरह डूब चुकी थी। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो मैंने भी हेडफोन लगाया, सिर पीछे टिकाया और आंखें बंद कर ली।
ट्रेन एक स्टेशन पर रुकी। बाहर देखा, प्लेटफॉर्म पर लोग चढ़ उतर रहे थे। अरे आशीष, ये कौन सा स्टेशन है? जैसे ही मैंने आशीष की तरफ देखा, मैं थोड़ा चौंक गया। वो खिड़की के पास बैठा कुछ बड़बड़ा रहा था खुद से। ये पॉसिबल ही नहीं है। अरे आशीष, क्या कर रहे हो? मेरी आवाज पर जैसे उसका ट्रांस टूट गया। वो हड़बड़ा कर बोला, नहीं नहीं, कुछ नहीं यार, ठीक हूं। मैंने नजर घुमाई तो देखा प्रशांत गहरी नींद में था। मेरे दाहिने आशीष के ठीक बगल में अवंतिका बैठी थी। उसकी आंखें बंद थीं और कानों में हेडफोन। घड़ी देखी, 12:30 हो चुके थे। लंच हमारे पास ही था। सुबह मम्मी के हाथ की पूड़ियां और सफेद आलू की सब्जी खाकर निकले थे। इतना सफर कर लिया था, अब भूख भी तेज लग रही थी। मैंने प्रशांत और अवंतिका को हल्का सा हिलाकर उठाया। अबे ओ, उठो यार, चलो लंच करते हैं। सब में हाथ धोए और खाना शुरू किया। मैंने पूड़ियां निकाली थी। अवंतिका के पास कश्मीरी आलू दम था। आशीष कुछ मीठी चीजें लाया था और प्रशांत प्रिडिक्टेबली चिप्स और कोल्ड ड्रिंक्स। खाने के बाद सबने अपनी अपनी सीट पर टिककर आराम से बातें करनी शुरू कर दी। अचानक एक जोर का झटका लगा और ट्रेन रुक गई। आसपास हलचल मच गई। किसी ने कहा, लगता है पटरी में कुछ गड़बड़ हो गई है। टीटी भी बोला, ट्रेन को चलने में कम से कम 1 घंटा तो लगेगा। अवंतिका भड़क गई। सीरियसली? और कोई दिन नहीं मिला क्या गड़बड़ के लिए? आज ही, जब हम जा रहे हैं। मैंने टाइम चेक किया। यार, लगता है अब पहुंचते पहुंचते सीधा शाम हो जाएगी। इसी बीच हम सबने नोटिस किया, आशीष कुछ ज्यादा ही चुप है। राउरकेला स्टेशन से अब तक ना ठीक से कुछ बोला ना खाया। मैंने हल्की सी कोहनी मारी। अबे आशीष, सब ठीक है? सुबह से बड़ा लो लग रहा है, कोई टेंशन है क्या? प्रशांत ने भी झट से पूछ लिया। हाँ यार, तेरा फेस बड़ा डल है, क्या सीन है? आशीष जबरन मुस्कुराया। कुछ नहीं यार, सब फाइन है। लेकिन तभी प्रशांत ने ठहाका लगाया। अरे समझो ना, अपने आशीष बाबू को डर लग रहा है। व्हाट? आशीष डर? अबे तुम तो खुद हमें वहां ले जा रहे हो। आशीष ने ऑलमोस्ट डांटते हुए कहा। नहीं, बिल्कुल नहीं डर रहा मैं। उसका टोन सुनकर थोड़ा अजीब लगा, जैसे उसे ये बातें सुनकर चिढ़ हो रही हो। पास बैठे 2 लोग हमें घूर रहे थे और हम जिस चीज से अवॉइड कर रहे थे, उसी भूतिया घर की बात अब सबके सामने आ चुकी थी। सिचुएशन ऑकवर्ड हो गई थी। मैंने हंसकर माहौल संभालने की कोशिश की। अरे यार, ये दोनों हमेशा ऐसे ही लड़ते रहते हैं, इग्नोर करो। और तू आशीष, थोड़ा चिल कर, ले चिप्स खा, तेरे फेवरेट फ्लेवर वाला लाया हूँ, मूड एकदम फ्रेश हो जाएगा। मैंने बैग से चिप्स का पैकेट निकाला और उसके हाथ में दे दिया। दूसरे दिन होता तो बिना कुछ बोले पूरा पैकेट उड़ेल देता, पर आज उसने पैकेट की तरफ देखा भी नहीं। करीब 2:30 बजे ट्रेन फिर से चली और अब मैं बस यही सोच रहा था, गॉड कब पहुंचेंगे यार। ग्रिप तो ठीक है, पर ये रेलवे वाले। तभी बाहर से तेज बारिश की आवाज आई, मूसलाधार बरसात। 7:30 हुए थे जब ट्रेन सुंदरगढ़ स्टेशन पहुंची। 4 बजे पहुंचने वाले हम अब ऑलमोस्ट 3 घंटे लेट। तेज बारिश हो रही थी और स्टेशन पे लोग ऑलमोस्ट ना के बराबर थे। जो 2-4 लोग ट्रेन से उतरे थे, वो जल्दी जल्दी अपनी जगह की ओर बढ़ गए। हमने भी थोड़ा इधर उधर देखा, फिर चल पड़े। आशीष को जगह की जानकारी थी तो नेचुरली वही हमारा गाइड बन गया। बस सामने वैन स्टैंड है, उसने कहा, वहां से वैन मिलेगी। आधे घंटे में रवि अंकल के घर पहुंच जाएंगे। स्टेशन से बाहर निकले तो सड़कों पर ऑलमोस्ट सन्नाटा था। वैसे भी उस टाइम ये इलाका आज जितना डेवलप्ड नहीं था। लोकल लोग ज्यादातर टेम्पो या शेयरिंग ऑटो से ही आते जाते थे। मैं सोच ही रहा था, अब यहाँ से आगे कैसे जाएंगे। तभी एक वैन वाला दिखा, थोड़ा दूर एक पेड़ के नीचे खड़ा था। हम चारों उसके पास पहुंचे, लेकिन उसने सीधा मना कर दिया, बारिश जब तक नहीं रुकती मैं आगे नहीं ले जा सकता। अब करना क्या था? पास ही एक छोटी सी टी शॉप थी, उसकी टिन की छत के नीचे खड़े हो गए। लगभग आधा घंटा और बीत गया, फिर बारिश धीरे धीरे थमी। जैसे ही रुक रुक कर बूंदे गिरनी बंद हुई, हम फटाफट वैन में जाकर बैठ गए। वैन धीरे धीरे हमारी डेस्टिनेशन की ओर चल पड़ी। आशीष ने बताया,
अब हमें सुंदरगढ़ श्मशान के रास्ते से जाना होगा। श्मशान क्रॉस करके थोड़ा और आगे चलेंगे, वहीं घर है। हमारे पास छाता था, पर बारिश इतनी तेज थी कि उसका भी ज्यादा फायदा नहीं हुआ। सामान थोड़ा भीग गया और कपड़े भी काफी गीले थे। वैन में बैठे बैठे अवंतिका अचानक बोल पड़ी, हे आशीष, क्या उस हॉन्टेड हाउस का रास्ता पड़ेगा बीच में? आशीष ने तुरंत लीन करके उसके कान में धीरे से फुसफुसाया, अबे कुछ मत बोल यहाँ। मैंने पहले ही कहा था, उस घर का नाम सुनते ही यहाँ के लोगों की रूह कांप जाती है। अगर किसी को पता चल गया कि हम वहां जा रहे हैं तो हो सकता है गांव में रहने भी ना दे। मैंने नोटिस किया, वैन वाले ने एक बार पीछे मुड़कर हमारी तरफ देखा। उसके बाद हमने पूरे रास्ते उस घर का नाम तक नहीं लिया। वैन से उतरे ही थे कि पैसे देते वक्त वैन वाले ने हमें ऊपर से नीचे तक अच्छे से देखा और बोला, बाबू लोग शहर से आए हो क्या? मैंने हंसते हुए जवाब दिया, हाँ, मामा के घर घूमने आए हैं। वो बोला, अच्छा अच्छा, गांव में रहो, मजा आएगा। फिर वो चलता बना। हम भी सीधे रवि अंकल के घर चले गए। जैसे ही अंदर पहुंचे, मामा ने हमें देखते ही कहा, अरे इतनी देर कहाँ लगा दी? कब से फोन कर रहा हूँ पर नेटवर्क ही नहीं मिल रहा। मैंने कहा, मत पूछो मामा, ट्रेन लेट हो गई थी और यहाँ का नेटवर्क तो भाई साहब लग ही नहीं रहा कुछ। मामा ने कहा, कोई बात नहीं, पहले हाथ मुंह धो लो और कुछ खा लो, फिर आराम से बातें करेंगे। हमारे लिए पास पास के 2 रूम्स तैयार थे। खाना खाकर हम सब एक कमरे में बैठ गए, लेकिन भूतिया घर वाली बात पर कोई एक शब्द भी नहीं बोल रहा था। रिस्क नहीं ले सकते थे, कहीं मामा मामी सुन लेते तो पूरी प्लानिंग का भट्टा बैठ जाता। थोड़ी देर में मामा मामी सो गए। अब बारी थी मिशन गोस्ट हाउस की। आशीष अब तक काफी नॉर्मल हो गया था। उसने सबसे पहले कहा, देखो प्लान ये है, कल दिन में पहले एक बार उस घर को देखकर आएंगे, फिर रात में मामा मामी सो जाएं, तब क्वाइटली वापस चलेंगे। प्रशांत बोला, मतलब तू सीरियसली उस घर में रात बिताने वाला है? आशीष ने आंखें तरेरी, तो और क्या, दिन में भूत थोड़ी ना मिलेंगे यार। मैंने मजाक में कहा, क्यों, डर तो नहीं लग रहा तुझे? आशीष ने तुरंत प्रशांत से कहा, भाई अगर डर लग रहा है तो तू घर पे ही रुक जा, कोई जबरदस्ती नहीं है। मुझे ये सुनकर गुस्सा आ गया। क्या मैं डरूंगा? सीरियसली, डोंट अंडर एस्टिमेट मी ब्रो। मैं थोड़ा जोर से बोल गया। आशीष ने झट से मेरा मुंह दबा दिया। अबे धीरे बोल, तू तो सारा प्लान ही फेल करवा देगा। बगल में मामा मामी सो रहे, भूला क्या? प्रशांत ने जम्हाई लेते हुए कहा, ओके ओके, इनफ फॉर टुडे। नींद आ रही है यार, चलो अब सो जाते हैं, कल की रात इंटरेस्टिंग होने वाली है। हम तीनों उठकर दूसरे कमरे में चले गए। और सच कहूं तो उस दिन की थकावट ऐसी थी कि पलकों पर नींद का वेट महसूस हो रहा था। अगले दिन सुबह हम चारों दोस्त गांव घूमने का बहाना बना के निकल पड़े। ऑब्वियसली टारगेट तो वही हॉन्टेड हाउस था। वो जगह ज्यादा दूर नहीं थी, कोई 20 मिनट की वॉक रही होगी। जैसे ही वहां पहुंचे, सामने एक 2 मंजिला पुराना घर दिखा। चारों तरफ जंगली झाड़ झंखाड़, जैसे इसी ने सालों से यहाँ कदम ही न रखा हो। देखने में पूरा सेटअप ऐसा था जैसे नेचर खुद इस जगह को छुपाना चाहती हो। कोई डार्क सीक्रेट दबा हुआ सा लग रहा था। आसपास कोई इंसान तो छोड़ो, किसी कुत्ते या चिड़िया की आवाज तक नहीं थी। बस एक ऐसी चुप्पी जो कानों में गूंजती है। दिन के उजाले में भी उस घर को देख के डर लग रहा था, जैसे वो कोई बिल्डिंग नहीं, कुछ जिंदा हो, कुछ जो बस देख रहा हो हमें साइलेंटली। घर के बाहर एक रस्टेड आयरन गेट था। उस पर जंग लगी थी, जैसे सालों से किसी ने टच तक न किया हो। प्रशांत आगे बढ़ा और गेट खोलने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो इजीली नहीं खुला। फिर आशीष भी हेल्प करने लगा। दोनों ने मिलकर जैसे ही जोर लगाया, गेट एक जोरदार कई आवाज के साथ खुल गया। हम चारों धीरे से अंदर घुस गए। घर की आउटर दीवारों का पेंट ऑलमोस्ट खत्म हो चुका था। कई जगहों पर सीमेंट गिरा हुआ था और ब्रिक्स दिख रहे थे, जैसे घर की स्किन उतर गई हो। दीवारों पर पौधे उग आए थे,
जैसे पूरा घर धीरे धीरे किसी जंगली ताकत में बदल रहा हो। अंदर घुसते ही एक मस्त सी डैम्प स्मेल आई, कुछ ऐसा जैसे बरसों से किसी ने यहाँ कुछ भी छुआ ही ना हो। कमरा खाली था, सिवाय एक पुरानी वुडन टेबल के। उस पर इतनी मोटी धूल की परत थी कि एक लाइन भी खींचो तो फिंगरप्रिंट दिख जाए। सीढ़ियां सामने थी, पुरानी लकड़ी की, जो हर कदम पर ऐसे आवाज करती थी जैसे कोई सॉफ्टली चीख रहा हो। ऊपर जाकर देखा तो वहां 2 कमरे थे, एक नॉर्थ में एक साउथ में, और साथ में एक बड़ी सी बैल्कनी भी। साउथ वाला रूम खुला हुआ था, जैसे वो किसी का इंतजार कर रहा हो, लेकिन नॉर्थ वाले कमरे पर ताला था, और उस ताले को देखकर अजीब सा वाइब आ रही थी, जैसे उस कमरे में कुछ ऐसा है जो बाहर नहीं आना चाहिए। हम उस खुले कमरे में घुसे। पूरा कमरा खाली पड़ा था। एक बड़ी सी खिड़की थी, टूटी हुई और अकेली सी। बाहर से थोड़ी बहुत सनलाइट अंदर आ रही थी, लेकिन वो भी इस कमरे की उदासी को हटा नहीं पा रही थी। हमने चारों तरफ एक नजर मारी और फिर बाहर निकलने लगे। प्रशांत बोला, भाई घर तो सॉलिड है, भूतों को भी पसंद आ जाएगा, क्या बात है? उसकी हंसी कमरे में गूंज गई, और उस खाली माहौल में वो गूंज कुछ ज्यादा ही डरावनी लग रही थी। मैंने सोचा आशीष जरूर कुछ बोलेगा, उसे भूतों पर जोक्स बिल्कुल पसंद नहीं आते, लेकिन इस बार वो कुछ नहीं बोला। हमने पलटकर देखा, आशीष तो सामने वाले कमरे के बंद दरवाजे के पास खड़ा था। उसकी नजरें उस दरवाजे पर अटक गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी नेटफ्लिक्स वाले हॉरर सीन में फ्रीज हो गया हो। अबे आशीष, क्या देख रहा है? मैंने आवाज लगाई, पर वो बस खड़ा रहा, जैसे मेरी आवाज सुनाई ही नहीं दी। मैंने फिर जरा तेज बोला, ओए आशीष। अब की बार वो चौंका, हमारी तरफ देखा। उसकी आंखों में कुछ अजीब था, कुछ ऐसा जो कह नहीं रहा था, लेकिन छुपा भी नहीं पा रहा था। फिर अचानक हंसते हुए बोला, कुछ नहीं यार, बस सोच रहा था ये दरवाजा बंद क्यों है। मैंने कहा, पता नहीं अंदर क्या होगा, पर भाई तू नॉर्मल नहीं लग रहा है। सच कहूं, उसका चेहरा देखकर मैं भी थोड़ा अनकंफर्टेबल हो गया था। कुछ तो वो हमसे छिपा रहा था। प्रशांत ने उसके कंधे पर हाथ रखा। भाई सब ठीक है ना? तू आज सुबह से थोड़ा ऑफ लग रहा है। आशीष ने बस धीरे से सिर हिलाया। यार कुछ तो बता, तेरे फेस पे डर साफ दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम है क्या? प्रशांत ने अब सीरियस होकर पूछा। आशीष ने गहरी सांस ली, बोला, छोड़ना यार, ओवरथिंक मत कर। और फिर हम नीचे आ गए, लेकिन मेरे अंदर कुछ खटक रहा था। कुछ तो था जो उसकी आंखों में था, कोई बात, कोई सच्चाई जो वो हमसे छुपा रहा था। हम वापस घर आ गए। दोपहर में नहा धोकर थोड़ा रिलैक्स किया और रात का प्लान पक्का कर लिया। मामा मामी के सोने के बाद फिर से उसी भूतिया घर की ओर निकलना था। जो भी जरूरी सामान था सब हमने पहले ही बैग में पैक कर लिया था। अब बस रात होने का वेट कर रहे थे। मैं वैसे भूत प्रेत पर ज्यादा बिलीव नहीं करता, लेकिन उस घर में कदम रखने के बाद से न जाने क्यों एक अजीब सा डर मेरे अंदर बैठ गया था, जैसे कोई इनविजिबल हाथ मेरे सीने को धीरे धीरे कस रहा हो। और इन सब के बावजूद सुबह आशीष की आंखें वो अब भी मेरे दिमाग से निकल नहीं रही थी। अब रात के 9 बज चुके हैं। सुंदरगढ़ का स्टेशन वाला एरिया भले ही थोड़ा शहरी हो, लेकिन ये वाला हिस्सा अभी भी गांव जैसा ही है, और यहाँ के लोग जल्दी खा पीकर सो जाते हैं। हम चारों एक कमरे में बैठे हैं। दिल में एक अजीब सी एक्साइटमेंट है जो डर से मिक्स हो रही है। धड़कनें अब तेज होती जा रही थी। हम रेडी थे उस रात के लिए जो शायद हमारी जिंदगी की सबसे डरावनी रात बनने वाली थी। लगभग 10 मिनट बाद हम धीरे से घर से निकल पड़े, एकदम वैसे जैसे कोई चोर निकलता है रात के सन्नाटे में। बाहर पूरा अंधेरा था। सड़क पर लाइट का सिस्टम तो था, लेकिन पता नहीं क्यों आज वो जली ही नहीं। शायद किसी टेक्निकल दिक्कत की वजह से, या शायद कुछ ऐसा जो हमें दिख नहीं रहा था, लेकिन जिसकी मौजूदगी हर कोई फील कर सकता था, जैसे वो चाहती हो कि हम अंधेरे में ही चले। हमारे पास 2 बड़ी टॉर्च थी। एक को ऑन किया और उसी की लाइट में हम चलने लगे। टॉर्च की बीम अंधेरे को काटती जा रही थी, लेकिन वो डार्कनेस बहुत गहरा था।
पास ही श्मशान था और उधर से कुछ जानवरों की आवाजें आ रही थी जो इस घुप अंधेरे को और भी ज्यादा डरावना बना रही थी। चुपचाप बेहद स्लो स्टेप्स में हम उस घर के सामने पहुंचे और वहां पहुंचते ही एक अजीब सी ठंडी हवा हमारे चेहरे से टकराई, जैसे किसी ने सामने से फूंक मार दी हो। आशीष और प्रशांत ने आगे बढ़कर वो पुराना लोहा वाला गेट खोला और उसकी आवाज भाई सच में एकदम स्पाइन चिल कर देने वाली थी। हम चारों अंदर चले गए। चारों तरफ घुप अंधेरा, इतना डार्क कि बगल में जो बंदा खड़ा था वो भी बस एक ब्लैक शैडो जैसा दिख रहा था। हम सब में सबसे आगे था प्रशांत, उसके पास ही टॉर्च थी। उसी की लाइट में हम सब बढ़ते जा रहे थे। पहली मंजिल के एक बड़े से हॉल में पहुंचे ही थे कि आशीष बोला, चलो यार ऊपर वाले कमरे में चलते हैं, वहां थोड़ी हवा भी मिलेगी। हम सीढ़ियां चढ़ने लगे और उन लकड़ी की सीढ़ियों की आवाज ऐसी आ रही थी जैसे घर खुद बोल रहा हो, न जाओ ऊपर। हम ऊपर पहुंचे और सीधे साउथ साइड वाले कमरे में घुस गए। लेकिन आते वक्त भी मैंने नोटिस किया आशीष बार बार उत्तरी दीवार वाले बंद दरवाजे को ही देखे जा रहा था, जैसे कुछ उस दरवाजे के पीछे से उसे बुला रहा हो। खैर, कमरे में घुसकर हमने पहले चारों तरफ एक नजर मारी, सब चेक किया, फिर बैग में से दरी निकाली और जमीन पर बिछा ली। सब लोग बैठ गए। हम साथ में मोमबत्ती भी लाए थे, उसे जलाया। उसकी छोटी सी लौ अंधेरे में बस यूं लगी जैसे होप की एक आखिरी किरण बची हो। तभी अवंतिका बोल पड़ी, यार सच में इस घर में रात को आना नॉट अ गुड आइडिया। प्रशांत ने उसे चिढ़ाते हुए कहा, क्यों रे, डर लग रहा है क्या? अवंतिका मुंह बनाते हुए बोली, मैं सीरियस हूँ यार, तुम लोग मजाक समझो पर वाइब सही नहीं आ रही। प्रशांत हंसते हुए बोला, तुम लोग ना एकदम डरपोक हो यार, सीरियसली, गोस्ट्स एंड ऑल डोंट इवन एग्जिस्ट। लेकिन उसके मुंह से वो लाइन पूरी निकल भी नहीं पाई थी कि अचानक से एक ठंडी हवा कमरे में घुस आई, इतनी ठंडी की रीढ़ तक सुन्न हो गई। और अब तो मौसम भी उतना गर्म नहीं था, फिर भी वो हवा कुछ तो अजीब था। प्रशांत उठते हुए बोला, रुको मैं देखता हूँ, शायद खिड़की से कुछ आ रहा है। वो खिड़की के पास पहुंचा ही था कि जोर से चीख पड़ा, उफ, क्या भयानक स्मेल है ये, लगता है बाहर कुछ सड़ रहा है, मे बी कोई जानवर मरा पड़ा हो। जल्दी से खिड़की बंद कर दी उसने, लेकिन तब तक वो सड़ी हुई गंध पूरे कमरे में फैल चुकी थी। हम सबकी हालत खराब, लिटरली नौजिया आ रहा था। अवंतिका ने फट से कहा, चलो नीचे वाले कमरे में चलते हैं यार, ये कमरा अब अनबेरेबल है। प्रशांत बोला, अरे छोड़ यार, अब तो स्मेल चली गई है और ये कमरा स्पेशियस भी है। हमने भी हाँ में हाँ मिला दी, लेकिन दिल में डर का बीज बो चुका था। थोड़ी देर तक सब कंप्लीटली साइलेंट था। फिर प्रशांत ने अपनी टॉर्च ऑन की और जैसे ही मोमबत्ती फिर से बुझी, टॉर्च की हल्की सी बीम पड़ी उत्तर दिशा की दीवार पर और वहीं हमें एक परछाई सी दिखी, एक लंबा सा सिलुएट, जैसे कोई औरत हो, बाल बिखरे हुए, सिर थोड़ा झुका हुआ, और वो धीरे धीरे सरकती जा रही थी उस बंद कमरे की तरफ। किसी के पायल की बहुत हल्की सी आवाज भी आई, जैसे किसी ने उसे डेलिबरेटली दबा रखा हो। हम सब ने देखा, लेकिन ऐसा लगा जैसे हर किसी ने कुछ अलग देखा हो। अवंतिका बोली, वो साड़ी पहनी थी ना उसने। प्रशांत के होठ कांप रहे थे। मैंने तो सिर्फ बाल देखे थे, बहुत लंबे। आशीष बस आंखें फाड़े देख रहा था, उसका चेहरा लिटरली सफेद पड़ गया था। कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, बस एक अजीब सी क्रीपी साइलेंस। मोमबत्ती बार बार बुझ रही थी, जैसे कोई हमें जानबूझकर अंधेरे में ही रखना चाहता हो। मैंने कई बार ट्राई किया, फिर झुंझुलाकर हार मान ली। माचिस की तीलियां भी धीरे धीरे ऑलमोस्ट खत्म हो रही थी। टॉर्च की रोशनी में देखा तो आशीष दरी के कोने में बैठा हुआ था और सोचो, वो लिटरली झपकी ले रहा था, बिल्कुल बेखबर। उसकी नींद देखकर ना मेरा बीपी हाई हो गया था यार। इतनी फ्रीकी सिचुएशन में भी ये बंदा सपनों में घूम रहा था। ठीक उसी टाइम बाहर बादलों की एक जोर की गर्जना हुई। हम सब चौंक गए, ऐसा लगा जैसे बारिश शुरू हो गई हो। पर वो आवाज नॉर्मल बारिश जैसी नहीं थी, वो किसी तूफान जैसी भी नहीं थी। वो एक बहुत ही डरावनी, ऑलमोस्ट इनह्यूमन सी गूंज थी।
और आशीष, वो तब भी सो रहा था। उसकी नींद किसी और ही लेवल की थी। मुझे उस पर इतना गुस्सा आ रहा था ना, अभी जगाने ही वाला था कि तभी एक बहुत हल्की सी कराहने की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई बहुत दूर दर्द में तड़प रहा हो। सच में डर के मारे मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। अवंतिका ने डरकर मुझे कस के पकड़ लिया। उसका हाथ ठंडा पड़ चुका था। प्रशांत के हाथ से टॉर्च छूट गई और जमीन पर गिरते ही एक बहुत ही अजीब भयानक सी आवाज हुई। डरते डरते किसी तरह उसने उसे उठा लिया। प्रशांत, मैं बस इतना ही कह पाया क्योंकि अब वो आवाज सुनाई नहीं दे रही थी, पर उसकी गूंज अब भी कानों में बाकी थी। हमने हिम्मत जुटाई और दबे पांव कमरे से बाहर निकल गए। प्रशांत ने टॉर्च की रोशनी एक तरफ घुमाई और बोला, नहीं, यहां तो कोई नहीं है, शायद मन का वहम हो। मैंने थोड़ी कांपती आवाज में कहा, लेकिन प्रशांत, क्या हम तीनों एक साथ वहम सुन सकते हैं? हम दूसरी मंजिल की बालकनी में आकर खड़े हो गए। बाहर अब मूसलाधार बारिश शुरू हो चुकी थी। हवा में अजीब सी ठंडक थी, नमी थी और साथ में कुछ अजीब। और तभी वो कराहने की आवाज फिर आई, इस बार और भी करीब से और इतनी साफ कि जैसे किसी ने कान के पास आकर कुछ कह दिया हो। हम तीनों ने एक दूसरे को कसकर पकड़ लिया। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अनसीन प्रेजेंस हमें देख रही हो, कोई जो सामने नहीं है पर एग्जिस्ट करती है और वो हमें खींच लेना चाहती है। अब जो आवाज आ रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे वो उत्तर दिशा में उस ताले लगे कमरे से आ रही हो, जहां सुबह से ही आशीष कुछ अजीब सा देख रहा था। हमारी रीढ़ की हड्डी में ठंडी लहर सी दौड़ गई, जैसे नस नस जम सी गई हो। थोड़ी देर बाद वो आवाज फिर बंद हो गई, पर उसकी गूंज अभी भी हमारे अंदर जिंदा थी। प्रशांत ने कहा, तुम लोग यहीं रुको, मैं कमरे के सामने जाकर थोड़ा देखता हूँ। नहीं नहीं प्रशांत, अगर जाना है तो हम तीनों साथ चलेंगे, मैंने लगभग चीखते हुए कहा। हम धीरे धीरे बेहद सावधानी से आगे बढ़े। हर कदम पर डर और गहरा होता जा रहा था। और जब हम उस दरवाजे के पास पहुंचे ना, तो एकदम से ऐसा झटका लगा जैसे डर ने एकदम से गर्दन मोड़ ली हो। थोड़ी देर पहले जो ताला दरवाजे पर लटका था, अब वो वहां नहीं था। दरवाजा बस खुला हुआ था, जैसे किसी ने अभी अभी अंदर से खोला हो। अरे, किसने खोला ये दरवाजा? मैंने धीरे से फुसफुसाया। एक हल्का सा धक्का देते ही दरवाजा कैच करके अजीब सी चरमराती आवाज के साथ खुल गया, जैसे वो सदियों से बंद था और अब खुला है किसी को निगलने के लिए। हम कमरे के अंदर दाखिल हुए। कमरा पूरा खाली था, कहीं कुछ नहीं था, बस हवा में एक अजीब सा भारीपन था। फर्श पर मोटी धूल की परत जमी थी, जिसमें हमारे कदमों के निशान बन रहे थे, जैसे हम किसी अनजानी दुनिया में कदम रख रहे हो। और फिर अचानक धड़ाम, हम सब चौंक कर पीछे मुड़े। कमरे का दरवाजा जोर से बंद हो गया था, इतनी तेजी से कि हमें लगा जैसे किसी ने जानबूझकर उसे धक्का मारा हो। बाहर तेज तूफान चल रहा था, तो हमने सोचा शायद उसी की वजह से बंद हुआ होगा। प्रशांत तुरंत दरवाजे की तरफ बढ़ा, खोलने की बहुत कोशिश की, पर वो टस से मस नहीं हुआ, जैसे किसी ने उसे जमीन से चिपका दिया हो। हमने भी कोशिश की, जोर लगाया, पर बेकार। डर के मारे जैसे पूरे शरीर का खून खींच गया था। एक अजीब सी सुन्नता कमरे में फैलने लगी थी। हम तीनों बस कमरे के बीचों बीच खड़े थे और तभी हमें ऐसा लगा कि कमरे में हमारे अलावा कोई और भी है। किसी की सांसों की आवाज क्लियरली सुनाई दे रही थी। वो सांस ठंडी थी, भारी थी और हमारे बिल्कुल पास। इस घर में रात को रुकना ठीक नहीं है, पर किसी ने मेरी बात ही नहीं मानी। आज शायद हम जान बचाकर घर वापस न लौट पाए। ये सब मेरी गलती है, मैंने खुद से कहा। मेरी जिद ने आज हम सबको इस हालत में ला दिया। अगर मैंने रात यहीं रुकने की जिद न की होती तो शायद
मैं अपनी बात अधूरी छोड़कर चुप हो गया। अब पछताने से कुछ नहीं होने वाला था। उसी डर और टेंशन भरे माहौल में अचानक मुझे याद आया, आशीष वो तो बगल वाले कमरे में था ना, क्या वो अभी भी वहीं है? क्या अब तक सो रहा है? मैं ये सोच ही रहा था कि अचानक मेरी गर्दन के पास किसी ठंडी सांस का एहसास हुआ। मैं झटके से पीछे मुड़ा और जो देखा उसके लिए हम में से कोई भी रेडी नहीं था। हमसे बस कुछ ही दूरी पर एक काली शैडो खड़ी थी। अंधेरा इतना था कि उसका पूरा बॉडी तो नहीं दिख रहा था, लेकिन उसका साइज वो बहुत बड़ा लग रहा था और उसकी आंखें जैसे जलती हुई आग, दो लाल दहकते हुए अंगारे। उफ, सीरियसली इतनी डरावनी थी वो आंखें कि आंखों के सामने देखकर ही अवंतिका का होश उड़ गया। उसके मुंह से एक अजीब सी चीख निकली और वो सीधा जमीन पर गिर पड़ी, बेहोश। मैं तो बस उस ब्लैक फिगर को देखता ही रह गया। इतना शौक था कि 1 इंच भी हिलने की हिम्मत नहीं हुई। इसी बीच प्रशांत की चीख सुनाई दी। मैंने जैसे तैसे उसकी तरफ देखा। वो अंधेरे में कुछ पॉइंट कर रहा था और अगले ही सेकंड मेरी नजर गई उस तरफ। एक फांसी का रस्सा ऊपर की सीलिंग से धीरे धीरे नीचे आ रहा था, जैसे किसी अनसीन फोर्स ने उसे वहीं गिरा दिया हो। और फिर पल भर में वो रस्सा सीधा जाकर प्रशांत के गले में फंस गया। वो खुद को बचाने के लिए हाथ पांव मार रहा था। पूरी जान लगा दी उसने, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया और बस एक झटके में वो रस्सा खींचा और प्रशांत हवा में लटक गया। उसका शरीर एकदम बेजान हो गया था। वो बस झूल रहा था, डेड साइलेंट। मैं चिल्लाना चाहता था, लेकिन आवाज जैसे गले में अटक गई थी। ठीक उसी वक्त अवंतिका को होश आया। वो झटके से उठी, खड़ी हुई और सामने का सीन देखकर जोर से चीख पड़ी। उसकी चीख दीवारों से टकराकर वापस लौट रही थी और हर बार वो और भी डरावनी लग रही थी। मैं भागकर उसके पास गया, उसे कसकर गले से लगा लिया। उसका पूरा जिस्म कांप रहा था, डर से बिल्कुल सुन्न। तभी एक अजीब सी हंसी की आवाज आई। हम दोनों की नजर उस तरफ गई, दरवाजे की ओर, और वहां आशीष खड़ा था। लेकिन कुछ तो गड़बड़ थी। वो जिस तरह से हंस रहा था वो हंसी नॉर्मल नहीं थी, वो डरावनी थी, जैसे किसी राक्षस के गले से निकली हो। आशीष रुक, मेरे पास मत आ, मैं जोर से चिल्लाया, लेकिन वो जैसे सुन ही नहीं रहा था। उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी, आंखों में कुछ अजनबी सा। फिर वो बोला, क्या अब यकीन आया कि भूत सच में होते हैं? और उसके बाद फिर से वही भयानक हंसी। मैं ऑलमोस्ट चीख पड़ा, आशीष तू पागल हो गया है क्या? क्या कर रहा है ये सब? देख प्रशांत का क्या हाल हुआ है। अब हम उसके माँ बाप को क्या जवाब देंगे यार। आशीष ने एक पल मुझे देखा। उसकी आंखों में न रिमोर्स था न डर, सिर्फ सुकून। फिर वो बोला, अच्छा हुआ, यही तो होना चाहिए था उसके साथ। हर वक्त भूत प्रेत का मजाक उड़ाता था, बिलीव ही नहीं करता था कि सुपरनैचुरल कुछ होता भी है। तो आज भेज दिया उसे वहीं, उसी दुनिया में। मैं हक्का बक्का रह गया। तूने भेजा? ये सब तेरा प्लान था आशीष? तूने हमें धोखा दिया। मेरी आवाज कांप रही थी, गुस्से से, सदमे से। तूने बदले के लिए ये पूरा नाटक किया? सीरियसली? हमने तेरा क्या बिगाड़ा था? दोस्ती की थी तुझसे और तूने यही रिटर्न दिया हमें? मैं उससे नजरें भी नहीं मिला पा रहा था। घिन आ रही है यार तुझसे, दोस्त बोलते हुए भी शर्म आ रही है। सुबह से नोट कर रहा हूं, तू थोड़ा अलग बिहेव कर रहा है। जब हम पहली बार इस घर में एंटर किए थे, तू बार बार उस रूम की तरफ देख रहा था। तेरी आंखों में कुछ तो था। मैंने पूछा भी था, पर तूने बात घुमा दी थी। और सिर्फ आज नहीं, जिस दिन से हम आए हैं तब से कुछ तो चेंज हो गया है तुझ में। शायद मेरी ही गलती थी। अगर उसी वक्त सबको बोल देता तो आज हमें प्रशांत को नहीं खोना पड़ता। ओ गॉड, ये सब मेरी वजह से हुआ। मैं बोलते बोलते चुप हो गया। मेरी आवाज टूट गई और मैं सिर पकड़कर बैठ गया। हाथ कांप रहे थे। अवंतिका कुछ सेकंड्स तक बस चुपचाप खड़ी रही। उसकी आंखें रेड हो चुकी थीं। फिर बहुत स्लोली बोली, आंसू पोंछते हुए,
मैंने तुमसे सच में बहुत प्यार किया था आशीष, लेकिन तुमने तो वो बात पूरी नहीं कर पाई। उसकी आवाज रोने में डूब गई। प्यार किया था, अब नहीं करती क्या? आशीष की आवाज एकदम ठंडी थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम्हारे जैसे मर्डरर से मैं अब कोई फीलिंग्स नहीं रख सकती। आई हेट यू, आई हेट यू, आई हेट यू। उसकी आवाज गूंजने लगी पूरे कमरे में, जैसे दीवारों से टकरा रही हो। फिर वो मेरी ओर घूमी और बोली, लेट्स गो, अभी इस घर से निकलते हैं। इस मर्डरर के साथ एक पल भी रहना पॉसिबल नहीं है। क्या पता अगला नंबर हमारा ही हो। हाँ चले, मामा मामी को सब कुछ बताना होगा। मैं खड़ा हो गया, उसका हाथ पकड़ा और धीरे धीरे कमरे से बाहर निकलने लगे। आंखें बार बार उस लटके हुए डेड बॉडी पर पड़ रही थी, जो अब बस एक डरावनी मेमोरी बन चुका था। प्लीज मत जाओ, बाहर अभी बारिश हो रही है, रास्ता भी सेफ नहीं है, ऐसे अकेले जाना सही नहीं होगा, आशीष बोला। इस बार उसकी आवाज बदली हुई थी। वो यूजुअल क्रूरता नहीं थी उसमें, बल्कि कुछ था, कुछ टूटे हुए जैसा। सीरियसली, तुम चाह रहे हो कि हम आज की रात भी इस घर में रुकें, एक मर्डरर के साथ? अवंतिका ऑलमोस्ट चीखते हुए बोली। फॉरगेट इट, तुम्हारे साथ रहने का सवाल ही नहीं उठता। आशीष ने गहरी सांस ली, जैसे कुछ कहने से पहले खुद को कंट्रोल कर रहा हो। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूंगा। बस एक बात कहना चाहता हूं, जो तुमने आज देखा ना, वो मैं नहीं हूं। द रियल मी, वो तुम कभी देख ही नहीं पाई। अवंतिका, तुम मुझसे जितनी नफरत कर सकती हो करो, पर सच ये है कि मैं आज भी तुमसे ही प्यार करता हूं, सिर्फ तुमसे। उसकी वो टूटी हुई आवाज सीधी दिल में उतर गई। ये वही आदमी था जो अभी कुछ घंटों पहले हमें डरा रहा था, एक कोल्ड ब्लडेड किलर। और अब ये? हम कुछ बोले बगैर उठे, बगल वाले कमरे से अपना बैग उठाया और निकल पड़े। बारिश अब थम चुकी थी, लेकिन हवा में एक अजीब सी सर्द नमी थी जो सीधे हड्डियों में घुस रही थी। हमने टॉर्च ऑन की और चल पड़े बिना कुछ कहे। अवंतिका बार बार पीछे मुड़कर उस घर की तरफ देख रही थी जहां हमने अपना एक दोस्त खो दिया था। उसकी आंखें खाली थी, जैसे सब कुछ अंदर ही मर गया हो। हम दोनों के बीच बस एक भारी, ऑलमोस्ट अनबेरेबल साइलेंस थी। अचानक ऐसा लगा जैसे कोई पीछे ही चल रहा हो। फुटस्टेप्स की आवाज इतनी क्लियर थी कि हम दोनों बस रुक गए, एक दूसरे को देखा, फिर धीरे धीरे पीछे मुड़े। टॉर्च चारों तरफ घुमाई, लेकिन कुछ भी नहीं, बस चारों तरफ घुप अंधेरा। हमने सोचा शायद कोई भ्रम होगा और वापस चलने लगे, लेकिन फिर वही आवाज, इस बार और भी पास। अब तो डर इतना बढ़ गया था कि बिना कुछ बोले ही हम भागने लगे। दिल लिटरली बाहर आने को था। घर के पास पहुंचे तो देखा कुछ लोग बाहर खड़े थे। मशालों की रोशनी दूर से ही दिख रही थी। जैसे ही उन्होंने हमें भागते हुए देखा, एक आवाज आई, लगता है ये लोग आ गए। रवि अंकल गुस्से में आगे बढ़े। कहाँ गायब थे इतने देर से, और बाकी दोनों कहाँ हैं? हम कुछ बोलते इससे पहले ही बोले, रुको, पहले थोड़ा सांस ले लो, फिर बताओ, चलो अंदर आओ तुम दोनों। लेकिन उन्होंने जैसे ही पूछा आशीष और प्रशांत कहाँ हैं, तो हम बस चुप रह गए। क्या कहते उनसे? कैसे बताते कि हमारे एक दोस्त की मौत हो चुकी है, और वो भी मामा के भांजे के हाथों। हमें चुप देख मामी थोड़ा परेशान हो गई। क्या हुआ बेटा, ऐसे चुप क्यों हो? और तुम्हारे बाकी दोस्त कहाँ हैं? सब ठीक तो है ना? मैंने और अवंतिका ने एक दूसरे को देखा। आंखों में आंसू थे, डर भी और गिल्ट भी। फिर हमने सब कुछ बता दिया, एक एक बात बिना कुछ छुपाए। हम बोलते जा रहे थे और रोते भी। हर वर्ड में वो डर झलक रहा था जो हमने फेस किया था। सुनते सुनते मामी एकदम चढ़ सी हो गई, जैसे किसी ने उनके पैरों तले जमीन खींच ली हो। उनके चेहरे पर कोई इमोशन नहीं था, बस शौक था। इतने में मामा भी आ गए कमरे में। उन्होंने भी सब सुन लिया था। मैंने देखा मामा का चेहरा लिटरली डर से सफेद पड़ चुका था, जैसे किसी भयानक नाइटमेयर से उठे हो। ये सब तुम लोगों ने क्या कर दिया? मामा ने गुस्से और डर दोनों में पूछा। क्यों गए थे उस घर में रात बिताने? आशीष ने तुम्हें मना नहीं किया था? प्लीज मामा, उस साइको की बात मत करो।
अवंतिका ऑलमोस्ट चिल्ला पड़ी। हमारी आंखों के सामने उसने हमारे दोस्त को मार डाला। क्या बकवास कर रही हो तुम अवंतिका? मामा बोले, शौक में और गुस्से में। वो मेरा भांजा है, इतना अच्छा लड़का है वो किसी का मर्डर करेगा? नो वे। लेकिन मामा, ये सब हमारे सामने हुआ, मैंने ऑलमोस्ट टूटे हुए अंदाज में कहा। हो सकता है कुछ हुआ हो, लेकिन जो तुम लोग समझ रहे हो शायद वैसा कुछ नहीं है। मामा बोले, थोड़े डरे हुए और थोड़े कंफ्यूज से। मतलब क्या? मैं ऑलमोस्ट पैनिक में आ गया था। फिर मामा ने कुछ पल चुप रहकर पूछा, आशीष वो कहाँ है अभी? क्या अभी भी उसी घर में है? हाँ मामा, हम उसे वही छोड़ आए, मैंने धीमे से कहा। मेरी बात सुनते ही मामा लिटरली कांप गए। उनके हाथ पांव ठंडे पड़ गए थे। डरी हुई आवाज में बोले, तुम लोगों ने क्या कर दिया? तुम लोग उसे उस शापित घर में अकेला छोड़ आए। मामा ने आशीष के मोबाइल पर कॉल किया, लेकिन कॉल जा ही नहीं रही थी। नेटवर्क पूरी तरह डाउन था। उन्होंने कहा, रुको, हमें अभी उस घर में जाना होगा। चिंता मत करो, दल बनाकर चलेंगे। करीब 15 से 20 आदमी हाथों में मशाल लेकर उस तरफ निकल पड़े। मामी ने बहुत मना किया, रोका, लेकिन किसी पर कोई असर नहीं हुआ। हम बस चुपचाप बैठे थे, दिल में एक अजीब सी घबराहट लिए, जैसे कोई बहुत डरावना सच सामने आने वाला हो। वो सब उस घर के एक एक कोने में आशीष को ढूंढते रहे, पर वो कहीं नहीं मिला। लेकिन तभी एक कमरे में प्रशांत का लटकता हुआ शरीर मिला। सब दंग रह गए। उसका चेहरा इतना भयानक कि आंखें जैसे बाहर को निकली हुई थी, और मुंह में एक भी बूंद खून नहीं था, बस एक डरावना सूना सा खालीपन। दल में से किसी ने कहा, सुबह होते ही पुलिस को खबर देनी पड़ेगी बॉडी को ले जाने के लिए। लेकिन फिर सवाल उठता रहा, आशीष कहाँ है? हर कोई चिल्लाने लगा, आशीष, ओए आशीष। लेकिन नहीं, ना कोई आवाज आई, ना कोई हलचल। वो जैसे हवा में घुल गया था, गायब। वे लोग उस पुराने घर से निकलकर आसपास बहुत देर तक आशीष को ढूंढते रहे। हर तरफ उसका नाम लेकर आवाज लगाई, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। थक हार कर सब फिर से घर लौट आए। माहौल एकदम हैवी था। मामी धीरे से बोली, आवाज में डर भी था और बेचैनी भी। अब क्या करेंगे? क्या हमें संगीता दीदी को कॉल करके बताना चाहिए? मामा बुरी तरह परेशान थे। बोले, क्या बोलूंगा उन्हें? कैसे बताऊं कि उनका बेटा गायब है? सुनकर तो वो पागल ही हो जाएंगी। अभी मामा की बात खत्म भी नहीं हुई थी कि अचानक उनका फोन बजा। उस एकदम सन्नाटे में रिंगटोन और भी डरावनी लग रही थी। मामा ने फोन उठाया, पर जैसे ही उन्होंने कॉलर आईडी देखी, उनके हाथ कांपने लगे। कटक से कॉल था। उन्होंने कांपते हाथों से फोन उठाया। हेलो। एक सेकंड के लिए सब कुछ फ्रीज हो गया। मामा चुप थे, और अगले ही पल जैसे किसी ने झटका दे दिया हो। उनका फोन ऑलमोस्ट गिर ही गया था। किसी तरह उन्होंने पकड़ लिया। मैं उन्हें देख रहा था। मामा की आंखें कुछ कह रही थी, लेकिन मुंह से कुछ नहीं निकला। बस पत्थर बनकर दीवार से टिके खड़े थे। मैंने डरते डरते पूछा, क्या हुआ मामा? किसका फोन था? मामी अचानक चिल्लाई, नहीं नहीं, आशीष के साथ ऐसा नहीं हो सकता। वो जमीन पर गिर पड़ी। मैं दौड़कर उन्हें पकड़ लिया। प्लीज बताओ क्या हुआ? उनके मुंह से निकला, आशीष अब नहीं रहा। सुनते ही जैसे किसी ने मेरी रूह को जिंदा जला दिया हो। मेरे कान सुन्न पड़ गए और आवाज आई, नहीं, वो अवंतिका थी। उसकी चीख जैसे घर की दीवारों को भी हिला गई। रवि मामा की बात सुनकर हम सब ऐसे सन्न रह गए, जैसे किसी ने सीधा दिल पे चोट कर दी हो। मामा ने धीरे से कहा, भांजा मेरा भांजा, 2 दिन पहले एक ट्रक ने उसे जोर से टक्कर मार दी। व्हाट? क्या मतलब? मेरी आवाज कांप रही थी। मैं डिसबिलीव में था। अवंतिका एकदम से मामा के पास गई, उनके दोनों हाथ पकड़ लिए और ऑलमोस्ट रोते हुए बोली, क्या कह रहे हो मामा? 2 दिन पहले? लेकिन वो तो कल तक हमारे साथ था। वो हमारे साथ हंस रहा था, चल फिर रहा था। मामा ने एक लंबा सांस लिया, गला साफ किया और धीरे से बोले, समझ नहीं रहे हो तुम लोग? जो कल तुम्हारे साथ था वो आशीष नहीं था, वो आशीष का भूत था। इस पूरी बात का सबसे बुरा असर अवंतिका पर पड़ा।
वो हफ्तों तक ठीक से सो नहीं पाई। ऐसा लगा जैसे उसकी सोल ही अंदर से टूट गई हो। फिर धीरे धीरे कॉलेज भी छूट गया। बीएससी का फाइनल एग्जाम भी नहीं दे पाई। बाद में जब हम आशीष के घर गए तो उसके घर वालों से सारी डिटेल्स पता चली। उसी दिन सुबह करीब 10-11 बजे वो मार्केट गया था कुछ सामान लेने, और वापस लौटते वक्त एक तेज रफ्तार लॉरी ने पीछे से उसकी बाइक में जोर की टक्कर मारी। आशीष दूर जाकर गिरा और सब वही खत्म हो गया। उसकी माँ संगीता देवी हमें बता रही थी कि पिछले कुछ दिनों से आशीष काफी अजीब बिहेव कर रहा था, जैसे वो कहीं खोया हुआ रहता हो। कुछ बोलता नहीं था, लेकिन कुछ अंदर अंदर उसे परेशान कर रहा था। घर वालों ने कई बार पूछा भी, लेकिन उसने कभी कुछ नहीं बताया। क्या उसने हमें कुछ बताया था? यही जानना चाची चाहती थी, लेकिन हमारे पास सिर्फ एक ही जवाब था। हम सब बस साथ में घूमने उसके मामा के घर गए थे, बस इतना ही। हमने सिर झुकाकर चुपचाप उनकी बातें सुनी। आंसू भी रोक नहीं पा रहे थे, लेकिन दिल में सवालों की एक आंधी चल रही थी। पर एक बात बार बार दिमाग में गूंज रही थी, आशीष की कही आखिरी बात। उसने मुझसे कहा था, आज तुमने मुझे जो देखा वो मैं नहीं हूं, जो तुम देख नहीं पा रहे हो वही मैं हूं। उस वक्त मैं कुछ समझ नहीं पाया था, लेकिन आज सब कुछ समझ आ रहा है। एक और चीज याद आ रही है। उस रात जब मैं और अवंतिका उस भूतिया घर से रवि मामा के घर लौट रहे थे, तो पीछे से किसी के पैरों की आवाज आ रही थी, बार बार, लेकिन पीछे मुड़ने पर कोई भी नहीं दिखा। अब लगता है शायद वो आशीष ही था। वो हमें अकेले लौटने से रोक रहा था, बार बार मना कर रहा था, लेकिन हमने उसकी बात को सीरियस ही नहीं लिया, उल्टा उसे झूठा समझा। तो हाँ दोस्तों, ये थी आतंक की रात सुंदरगढ़ में, एक ऐसी कहानी जिसने सच में मेरी रूह तक हिला दी। कभी कभी जो चीजें नॉर्मल लगती हैं ना, वही सबसे ज्यादा डरावनी साबित होती हैं। ये पूरी कहानी मुझे इंस्टाग्राम पर संजय ने भेजी थी। और संजय, अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो ऑनेस्टली बहुत हिम्मत है तुम में ये सब फेस करने की। अब जाते जाते एक सवाल छोड़ रही हूं आप सबके लिए। क्या आपको लगता है कि आशीष वाकई उनकी मदद कर रहा था, या ये सब किसी और डरावनी ताकत का खेल था? कमेंट्स में जरूर बताना। मैं हर एक कमेंट पढ़ती हूँ, सीरियसली। और अगर आपको ये कहानी सुनकर एक पल के लिए भी चिल्स आए हो तो एक लाइक जरूर कर देना। कमेंट में बताओ कि आपको सबसे ज्यादा डर किस हिस्से में लगा, और सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि अगली बार की सबसे भयानक कहानी आपसे मिस ना हो। मैं हूं मैत्री, और आप सुन रहे थे विस्पर्स विद मैत्री, डर जो सिर्फ सुनाई नहीं महसूस होता है। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए कीप योर लाइट्स ऑन एंड स्टे स्पूकी।